नमस्कार दोस्तों, मैं संजय अपने यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीडीपी प्रैक्टिस सेट की ये अगली श्रृंखला है। आइए दोस्तों, इसमें सीडीपी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि ऑल ओवर इंडिया होने वाले टीचिंग एग्ज़ाम में आपके लिए मददगार सिद्ध होंगे। आइए दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, प्रश्न शुरू करने से पहले आप लोगों से यही कहूँगा मैं कि मेरे यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों, आइए आज के सेशन का पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। दोस्तों, प्रश्न दोबारा पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं? आइए उत्तर देखते हैं दोस्तों। इसका उत्तर सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, विकास एक आयामी होता है। विकास एक दिशाई होता है। विकास एक असतत प्रक्रिया है। विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? प्रश्न नंबर एक का सही उत्तर होगा विकास एक आयामी है। नहीं दोस्तों, विकास बहुआयामी है। विकास एक दिशाई है। नहीं दोस्तों, ये भी गलत है। विकास एक असतत प्रक्रिया है। नहीं, सतत प्रक्रिया है दोस्तों। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। तो प्रश्न नंबर एक का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए प्रश्न नंबर अगला है प्रश्न नंबर 2। निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? आइए ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। क्या ऑप्शन ए है, बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। बचपन वह अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती। नहीं दोस्तों, प्रभावित होती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित होता है। नहीं दोस्तों, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों पर आधारित होता है, इसीलिए ये भी गलत हो गया। बचपन वह अवधि है जिसे 10 भिन्न, ये भी गलत दोस्तों। एक ही उत्तर बचा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 का। आइए अगला प्रश्न है दोस्तों, आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया डैश कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया डैश कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, अनुकूलन। ऑप्शन नंबर बी, अधिगम। ऑप्शन नंबर सी, सामाजिकरण। ऑप्शन नंबर डी, परिपक्वता। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनुकूलन। बिल्कुल नहीं दोस्तों। अधिगम, ये भी नहीं। सामाजिकरण, ये भी नहीं। परिपक्वता, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। डैश
सामाजिकरण का प्राथमिक और डैश सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है। क्या है दोस्तों? सामाजिकरण का प्राथमिक और डैश सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है। क्या है दोस्तों? परिवार, विद्यालय, मीडिया, परिवार, विद्यालय, मीडिया, मीडिया, पास पड़ोस। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न नंबर सही के उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्राथमिक। मीडिया कभी हो नहीं सकता दोस्तों, इसीलिए गलत है डी। ऑप्शन नंबर सी प्राथमिक विद्यालय कभी हो नहीं सकता दोस्तों, विद्यालय सेकेंडरी होता है दोस्तों, इसीलिए गलत है। अगेन बी देखते हैं दोस्तों, बी है मीडिया परिवार, दोबारा मीडिया आ गया दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि बी भी हमारा उत्तर नहीं है। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर ए परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक और विद्यालय सामाजिकरण का द्वितीय कारक है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परिवार और विद्यालय। आइए दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? क्या है दोस्तों? प्रश्न है लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? क्या है दोस्तों? आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, ऑप्शन नंबर सी दंड और आज्ञा पालन, नंबर डी हो जाएगा दोस्तों सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 5 का? सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, ये तो आगे की बात है दोस्तों। सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, ये भी आगे की बात है दोस्तों। सार्वभौमिक नैतिक, ये भी आगे की बात है। 7-8 वर्ष का बच्चा, दंड और आज्ञा पालन, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दंड और आज्ञा पालन। प्रश्न नंबर 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? ऑप्शन देखते हैं, वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता, चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसा कहानी कथन में होता है। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों स्थानों जैसे अपने विद्यालय का स्थानिकीय मानचित्रण करने की क्षमता। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 6 का? प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी स्थान, ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो नहीं सकता दोस्तों। ऑप्शन चिंतन और वर्णनात्मक, ये भी नहीं दोस्तों। दूसरों का नहीं, स्वयं का दोस्तों। तो एक ही ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 6 का। आइए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, क्या है? 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। क्या हो जाता है दोस्तों? चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? जीववाद, केंद्रीयता, परिकल्पित निगमनात्मक, संक्रामक परिणाम निकालना। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? प्रश्न नंबर 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? जीववाद, ये तो दोस्तों है नहीं।
परिकल्पित निगमात्मक, ये भी नहीं दोस्तों। संक्रामक संक्रामक परिणाम निकालना, ये भी नहीं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीयता। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? केंद्रीयता। तो सही जवाब हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीयता। आइए अगला प्रश्न है दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत डैश पर आधारित है। लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत डैश पर आधारित है। डैश क्या है दोस्तों? देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक संरचना। ऑप्शन नंबर बी, व्यवहारवाद। ऑप्शन नंबर सी, मनोविश्लेषण। ऑप्शन नंबर डी, सार्वभौमिकता। क्या हो जाएगा इसका सही दोस्तों उत्तर? प्रश्न नंबर 8 का सही जवाब सार्वभौमिकता, ये कुछ नहीं है दोस्तों। मनोविश्लेषण, ये भी नहीं। व्यवहारवाद, ये भी नहीं दोस्तों। एक ही है, लेव वाइगोत्स्की जी कहते हैं सामाजिक संरचना। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक संरचना। आइए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। फिर लेव वाइगोत्स्की से दोस्तों। लेव वाइगोत्स्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की प्रक्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? दोस्तों प्रश्न दोबारा पढ़ते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? निजी संवाद। ऑप्शन नंबर बी, उच्च स्वर वार्ता। ऑप्शन नंबर सी, पाड़। ऑप्शन नंबर डी, स्व केंद्रीय बात। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न नंबर 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, स्व केंद्रीय बात। ये भी नहीं दोस्तों। पाड़ भी नहीं दोस्तों, और उच्च स्वर वार्ता भी नहीं। निजी संवाद। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? निजी संवाद। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 9 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, निजी संवाद। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है? प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है? क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना। योग्यता आधारित स्थायी अलगाव। सहयोगिता पूर्ण अधिगम। पुरस्कार और दंड का प्रयोग। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना। ये तो हो नहीं सकता दोस्तों। योग्यता आधारित स्थायी अलगाव नहीं दोस्तों, अलगाव बिल्कुल गलत हो जाएगा सब दोस्तों। पुरस्कार और दंड, ये भी नहीं दोस्तों। एक ही उत्तर बचता है ऑप्शन नंबर सी, सहयोगिता पूर्ण अधिगम। सहयोगिता पूर्ण अधिगम, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का। आइए अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, एक बच्चे में दूसरों की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है। यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है? प्रश्न क्या है दोस्तों? एक बच्चे में दूसरों की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है। यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है? स्थानीय संबंध बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर प्राकृतिक, ये नहीं दोस्तों। स्थानिक, ये भी नहीं दोस्तों। बी और सी देखते हैं दोस्तों, बी और सी देखते हैं दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अंतरावैयक्तिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों
सही उत्तर हो जाएगा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी, अंतरावैयक्तिक बुद्धि। आइए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 क्या है देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। क्या है दोस्तों प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। आइए ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है। नहीं दोस्तों, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, बाधक नहीं है, यह सहायक है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं दोस्तों 12 का। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना। विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना। नहीं दोस्तों, ये भी गलत है। अगला देखते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 12 का ऑप्शन नंबर सी देखते हैं दोस्तों, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। सही लग रहा है दोस्तों, तब भी डी ऑप्शन और देखते हैं दोस्तों, डी क्या कहता है, शायद इससे अच्छा हो। ऑप्शन नंबर डी है, द्विभाषीय उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता। नहीं दोस्तों, फिर गलत हो गया दोस्तों, एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 है, जेंडर भूमिकाएं डैश हैं, यानी कि जेंडर रोल्स आर। क्या है दोस्तों, रोल्स। अधिग्रहित व्यवहार है, जन्मजात व्यवहार है, जैविक संरचनाएं हैं, आनुवांशिक निर्धारित है। प्रश्न नंबर 13 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों। प्रश्न, जेंडर भूमिकाएं डैश हैं, अधिग्रहित व्यवहार, जन्मजात व्यवहार, जैविक संरचनाएं, आनुवांशिक निर्धारित। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 का सही जवाब हो जाएगा आनुवांशिक, ये भी नहीं है, जैविक ये भी नहीं है दोस्तों, जन्मजात ये कुछ ऐसा होता नहीं है दोस्तों, एक ही ऑप्शन बचता है। प्रश्न नंबर 13 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, अधिग्रहित व्यवहार, ये हमने दोस्तों सीखा है, जैसे भी सीखा है दोस्तों। तो जेंडर भूमिकाएं डैश हैं, क्या है, अधिग्रहित व्यवहार। आइए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या है दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 क्या है दोस्तों, देखते हैं। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। क्या है उद्देश्य दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं हो सकता है, एक दूसरे से नहीं, स्वयं से तुलना तो की जा सकती है दोस्तों, वो लाभदायक है। आइए अगला ऑप्शन देखते हैं। छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसको अनुसार रूपांतरित करना।
सही लग रहा है दोस्तों। तब भी आइए अगला प्रश्न और देखते हैं, सी शायद इससे अच्छा ऑप्शन मिले हमें। छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना। नहीं दोस्तों, अलगाव हमें बिल्कुल नहीं करना, वर्गीकरण बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों, तो सी भी गलत हो जाता है। डी देखते हैं क्या है। छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना। नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचता है दोस्तों प्रश्न नंबर 14 का। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी सही है। छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसको अनुसार रूपांतरित करना। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 15 दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों। अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए? प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न पढ़ते हैं, बड़ा प्रश्न है। अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए? दोस्तों देखते हैं किन बातों पर विचार करना चाहिए। एक नंबर है, मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा? दोस्तों क्या है? मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा? दोस्तों बिल्कुल सही लग रहा है दोस्तों ये तो। आइए दूसरा भी देखते हैं। दूसरा क्या है? विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? दोस्तों दूसरा भी सही है दोस्तों, दूसरा भी सही है। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है दोस्तों? कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा? बिल्कुल सही दोस्तों, तीसरा भी बिल्कुल सही है दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 का तीसरा भी बिल्कुल सही है। आइए चौथा देखते हैं। कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगी? ये गलत है दोस्तों, ये गलत लग रहा है दोस्तों, ये गलत है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। 1 2 3, 1 2 3 किसमें है दोस्तों? देखते हैं दोस्तों। 1 2 3 नहीं दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, इधर देख, अंग्रेजी में बिल्कुल सही है दोस्तों। 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए। ये टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, तो इसे हम हटा देते हैं। अब इसका उत्तर हो गया प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 1 2 एंड 3 सही उत्तर हो गया दोस्तों। आइए अगला प्रश्न दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए सही हो गया दोस्तों। आइए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर 16 है, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध करवाया जाए? नहीं दोस्तों, सरकारी और प्राइवेट दोनों ही जगह दोस्तों उपलब्ध कराया जाए, तब तो सही है ये, इसीलिए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 16 का ए तो गलत हो गया दोस्तों। आइए 16 का देखते हैं बी। बी क्या है दोस्तों? दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए? नहीं दोस्तों, विशेष विद्यालयों में क्यों दोस्तों? नॉर्मल विद्यालयों में शिक्षा दी जानी चाहिए दोस्तों, इसीलिए बी भी गलत हो गया दोस्तों 16 का। आइए सी देखते हैं। सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए? नहीं दोस्तों, प्रत्येक भाषा, बहुभाषावाद को बढ़ावा देना है हमारे लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी 16 का गलत हो जाता है। अब एक ही ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर डी। योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को
गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। 16 का सही आंसर हो जाएगा योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17। अजर सर का है दोस्तों। कथन का है, कथन है ए, पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए दोस्तों। क्या है प्रश्न नंबर 17 का कथन है, कथन ए है दोस्तों, पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। बिल्कुल सही लग रहा है दोस्तों। 17 का ए बिल्कुल सही। अब तर्क देखते हैं दोस्तों आर क्या है। शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। सही विकल्प चुने दोस्तों। आर भी सही है, तो ए भी सही है दोस्तों और आर भी सही है। तो दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। बिल्कुल सही दोस्तों। ऑप्शन नंबर सीधा आंसर ऑप्शन नंबर 17 का ए सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या है दोस्तों देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 क्या है देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 है, एक क्या है दोस्तों, बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है। क्या करती है? लिखाई में दोस्तों निरंतर कठिनाई का सामना करती है। उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। क्या होती है दोस्तों? चुनौती महसूस होती है। चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करते हैं? किसकी ओर इशारा करते हैं दोस्तों? देखते हैं ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए पठन वैफल, ऑप्शन नंबर बी आलेख पठन वैकल्य दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए पठन वैकल्य, ऑप्शन नंबर बी है आलेख वैकल्य, ऑप्शन नंबर सी है गणन वैकल्य, ऑप्शन नंबर डी है ध्यान एवं अतिसक्रियता विकार। नहीं दोस्तों, ये तो होगा नहीं दोस्तों। डिसलेक्सिया पठन वैफल नहीं दोस्तों, क्योंकि किसमें है? लिखने में है दोस्तों। कठिनाई लिखने में है। किस में है? लिखने में है। लिखने में है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? गणन ये दोस्तों गणित संबंधी है। डिसकैलकुलिया ये है दोस्तों गणित संबंधी, गणित संबंधी विकार है दोस्तों। ये गणित संबंधी विकार है। तो एक ही आंसर बचता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आलेख वैकल्य। सही उत्तर हो जाएगा आलेख वैकल्य। क्या हो जाएगा दोस्तों? डिसग्राफिया। ग्राफ से समझ सकते हैं दोस्तों, लिखने से संबंधित सही आंसर हो जाएगा। लिखने से संबंधित कठिनाई है। ये दिखाई दे रहा है दोस्तों, लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है। तो प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा आलेख वैकल्य। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को डैश। क्या है दोस्तों? प्रश्न क्या है दोबारा देखते हैं। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को डैश। क्या है दोस्तों? उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए मानकीकृत पद्धतियों और आकलन के तरीकों का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल नहीं दोस्तों। शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना
चाहिए। बिल्कुल सही दोस्तों। तब भी और देखते हैं सी और डी देखते हैं, शायद इससे अच्छा ऑप्शन और मिल जाए हमारे लिए। रटन आधारित अधिगम दोस्तों, रटन ये फिर गलत हो गया दोस्तों, तब भी पूरा पढ़ते हैं। रटन आधारित अधिगम को निर्धारित करने के लिए एकरूप शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना और योगात्मक आकलन पर बल देना चाहिए। गलत दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। पेपर पेंसिल आधारित परीक्षणों की संख्या में वृद्धि, नहीं दोस्तों ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों 19 का। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20, आज का अंतिम सवाल, आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 क्या है? आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? अपसारी चिंतन, आवेगशीलता, नहीं दोस्तों आवेगशीलता तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। सोच में केंद्रीयकरण और अभिसारी चिंतन, सी तो बिल्कुल गलत है, हो गया दोस्तों। अब ए और बी में देखते हैं दोस्तों, क्या है गैस कीजिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अपसारी चिंतन या अभिसारी चिंतन दोस्तों। प्रश्न दोबारा देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है दोस्तों? तो अभिसारी, तो ये तो दोस्तों अभिसारी गलत हो गया दोस्तों, ये अभिसारी गलत हो गया। ये सिकुड़ता हुआ है और ये फैलता हुआ, ये दिशाओं में अनेक दिशाओं में सोचना और ये अनेक दिशाओं से एक दिशा में सोचना दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा 20 का अपसारी चिंतन दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा अपसारी चिंतन। प्रश्न नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपसारी चिंतन दोस्तों। ये 20 प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें दोस्तों। ये सीडीपी प्रैक्टिस की जो सीरीज़ मैं चला रहा हूँ, ये ऑल ओवर इंडिया टीचिंग एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल होगी दोस्तों। ये 20 प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दें दोस्तों, इसका सुझाव दोस्तों ज़रूर दें दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों अंत में आप लोगों से यही कहूँगा मैं कि मेरे यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें दोस्तों। अंत में पुनः एक बार यही कहूँगा मैं कि आपको इन 20 प्रश्नों का संकलन कैसा लगा, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अगर आपका कोई सुझाव है इससे संबंधित उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें दोस्तों। इसी के साथ सभी दोस्तों को नमस्कार, थैंक यू।